हेलो स्टूडेंट, माता कृष्णावंती कॉलेज के यूट्यूब चैनल की राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। राजनीतिक विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के बारे में और मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज हम मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य के दैवीय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। मनु कहते हैं कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय ना कोई राज्य था और ना ही राजा था, और राज्य और राजा के अभाव में दंड व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। चारों ओर अराजकता का वातावरण था, जिससे धीरे धीरे मात्स्य न्याय की स्थापना हो गई। मात्स्य न्याय का अर्थ क्या होता है? मात्स्य न्याय का अर्थ वैसे तो होता है बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। उसी प्रकार सृष्टि की आरंभिक अवस्था में मात्स्य न्याय का मतलब था जो शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति पर अत्याचार करता है। मनु कहते हैं कि सृष्टि की आरंभिक अवस्था में जो शक्तिशाली व्यक्ति था वह निर्बल व्यक्ति पर अत्याचार करता था, जिससे चारों ओर भय का वातावरण था। इससे दुखी होकर सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या के निवारण के लिए राजा की उत्पत्ति की। और राजा की उत्पत्ति के लिए राजा में कौन कौन से आवश्यक गुण हैं, यह मनु ने बताया है। राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजा के आवश्यक गुण। मनु कहते हैं कि राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा और उसका कल्याण करना होता है, और इन कार्यों को भली भांति संपादन के लिए राजा में कुछ गुणों का आवश्यक होना है। और वह गुण कौन कौन से हैं? वह है राजा को विद्वान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, न्यायी, विनीत व लोकप्रिय होना चाहिए। मनु कहते हैं कि राजा को विद्वान, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, न्यायी, विनीत व लोकप्रिय होना चाहिए। और वह यह भी कहते हैं कि उसे ऐसे विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो तीनों वेदों का ज्ञाता हो,
और 3 सनातन विद्याओं दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का जिसे ज्ञान प्राप्त हो। 3 सनातन विद्या दंड नीति, ब्रह्म विद्या व तर्क नीति का जिसे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे विद्वान से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मनु यह भी कहते हैं कि उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य व व्यवसाय व धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। उसे व्यवहारिक व्यक्तियों से व्यवसाय, वाणिज्य व धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। मनु यह भी कहते हैं कि वह अधर्म से हटकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करें। राजा को जितेंद्रिय भी होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब होता है कि इंद्रियों को वश में करने वाला, क्योंकि जो राजा अब इंद्रियों को वश में करेगा वही अपनी प्रजा को वश में रखने में समर्थ होगा। राजा को काम वासना व क्रोध से दूर रहना चाहिए। मनु कहते हैं कि जो राजा काम वासना व व्यसन से दूर रहेगा वही अपनी प्रजा के भलाई के लिए कार्य कर सकता है। मनुस्मृति में काम वासना से उत्पन्न व्यसनों के बारे में लिखा गया है कि व्यसन तथा मृत्यु दोनों कष्टकारक हैं, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है, क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरक में जाता है और मर के व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग को जाता है। राजा के गुणों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम राजा के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। राजा के कार्य, इसे हम राज्य का कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने राजा और राज्य क्यों लिखा, क्योंकि कई विद्वानों ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है, लेकिन मनु राज्य के स्थान पर राजा शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए हम राजा के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा का पहला कार्य है प्रजा का रक्षण। राजा का पहला जो दायित्व है वह है प्रजा का रक्षण। दूसरा है प्रजा पालन या लोक कल्याण। दूसरा है प्रजा पालन या लोक कल्याण, और तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह, और तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह, और चौथा है अर्थव्यवस्था का संचालन व नियंत्रण। राजा का चौथा दायित्व है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण, और पांचवा है सामाजिक व्यवस्था का नियमन व निर्वाह।
राजा का जो पांचवा कर्तव्य है वह है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। और छठा कर्तव्य है न्याय की व्यवस्था। राजा का छठा दायित्व है न्याय की व्यवस्था। और सातवां है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। इस प्रकार मनु ने राजा के 7 कर्तव्य बताए हैं और वह कौन कौन से हैं। पहला है प्रजा रक्षण, दूसरा है प्रजा का पालन या लोक कल्याण, और तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह, और चौथा है अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण, और पांचवा है सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह, और छठा है न्याय की व्यवस्था, और सातवां दायित्व है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। अब हम राजा के दायित्वों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। राज्य का पहला कर्तव्य है प्रजा रक्षण। मनु कहते हैं कि प्रजा रक्षण राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जब चारों ओर अराजकता की स्थिति थी, तब मात्स्य न्याय ने जन्म लिया। मनु कहते हैं कि जब चारों ओर अराजकता की स्थिति थी, भय का वातावरण था, सभी लोग दुखी थे, तब मात्स्य न्याय का जन्म हुआ, यानी शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल पर अत्याचार करने लगा। तब इस स्थिति के प्रतिकार के लिए ब्रह्मा जी ने राज्य की रचना की, और राज्य की रचना का जो प्रमुख औचित्य है वह है प्रजा का रक्षण। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से राज्य की रक्षा की जानी चाहिए। अपराध प्रवृत्ति वाले राज्य की रक्षा की जानी चाहिए। और इसके अलावा मनु यह भी कहते हैं कि यह कार्य दंड शक्ति के आधार पर किया जाना चाहिए, और दंड शक्ति के आधार पर ही शक्तिशाली व्यक्ति को निर्बल व्यक्ति पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। दंड शक्ति के आधार पर ही शक्तिशाली व्यक्ति को निर्बल व्यक्ति पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है।
मनु यह भी कहते हैं कि दंड के आधार पर ही राज्य में अन्याय, व्यभिचार को समाप्त किया जा सकता है। आंतरिक रक्षण के साथ साथ ही मनु ने राज्य के बाहरी रक्षण के बारे में भी बताया है। मनु कहते हैं कि अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमण से भी राज्य की रक्षा अनिवार्य व महत्वपूर्ण है। युद्ध से प्रजा को हानि होने की आशंका रहती है, अतः मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि युद्ध की स्थिति अनिवार्य होने पर ही अपनाया जाए। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि युद्ध की स्थिति अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाया जाए। युद्ध को अपनाया जाए। और इसके अलावा मनु यह भी कहते हैं कि जब युद्ध अपनाना जरूरी हो जाए तो युद्ध की रीति नीति ऐसी होनी चाहिए कि उससे न्यूनतम हानि हो। युद्ध की रीति नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रजा को न्यूनतम हानि हो। इस प्रकार मनु बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने को प्रजा के रक्षण के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। राजा का दूसरा दायित्व है प्रजा का पालन। प्रजा का पालन व लोक कल्याण। राजा का जो दूसरा दायित्व है वह प्रजा का पालन व लोक कल्याण है। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राजा का अनिवार्य दायित्व है, और जब राजा अपने इस दायित्व का पालन करेगा तभी वह प्रजा से कर तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करेगा। तभी वह प्रजा से कर तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करेगा।
इसका मतलब है यानी कि जब राजा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा, उसके प्रति कर्तव्यों का पालन करेगा, तभी उसकी प्रजा उसे कर देगी तथा उसके प्रति आज्ञाकारी होगी। इसीलिए मनु ने कहा है कि वह प्रजा से कर तथा आज्ञाकारिता प्राप्त करेगा। और इसके साथ ही मनु ने यह भी कहा है कि मनु ने शासक को परामर्श दिया गया है कि समय समय पर वह प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करेगा और समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता और पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाएगा। समाज के सभी वर्गों को पात्रता व आवश्यकता के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली क्लास में हम राज्य के या राजा के अन्य दायित्वों के बारे में पढ़ेंगे।